Bansal and I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर चल रहा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट कर लिया था। देखिए आपने देखा था कि जब ग्लूकोज बर्न होता है एक सेल के अंदर तो आपके पास दो मोड होते हैं, या तो आप एरोबिक प्रोसेस चलवा लीजिए चाहे आप एनारोबिक प्रोसेस चलवा लीजिए। चाहे प्रोसेस एरोबिक चला हो चाहे प्रोसेस एनारोबिक चला हो, ग्लाइकोलाइसिस जरूर होगा। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड्स के अंदर। और जब ये 3 कार्बन पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो नेट गेन रहता है वो रहता है 2 एटीपी और 2 NADH मॉलिक्यूल्स। एटीपी तो खैर सीधा ही एनर्जी की फॉर्म होती है, NADH को फर्दर ETS के अंदर ले जाना होता है जहां पे जाके वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी। ओके, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है ये जो NADH होता है। चलिए हम बात कर रहे थे कहां पे, हमारे पास एक सेल थी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन प्रोटीन ने रूल बना रखा था कि हमारे अंदर 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही एंटर करेंगे, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंटर नहीं कर सकते। तो मैंने C6 को तोड़ दिया है 2 मॉलिक्यूल C3 के अंदर, लेकिन मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन हैं, वो चाहते हैं कि जो कार्बन एंट्री लेंगे वो 2 कार्बन कंपाउंड। तो इनिशियली इस 3 कार्बन को कन्वर्ट कराना पड़ता है इनटू 2 कार्बन। ओके, और इस 2 कार्बन को ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास चल रहा है, दिस स्टेप इज नोन एज पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जो मेरा आज का टॉपिक है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन, चाहे आप इसे पायरुवेट ऑक्सीडेशन कह लीजिए, चाहे आप इसे लिंक रिएक्शन कह लीजिए, चाहे आप इसे गेटवे रिएक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। आप माइटोकॉन्ड्रिया के गेट पे खड़े हैं और आपको जरूरत क्या है कि आप एंट्री लेना चाहते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको आपके 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कराना पड़ता है इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। अब वो प्रोसेस कैसे चलेगा जरा देखते हैं। तो पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होगी, नॉट प्रिसाइजली कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होगी। Pyruvate undergoes oxidative decarboxylation। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल लिए जाएंगे पायरुवेट में से और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली जाएगी, तभी तो 3 कार्बन 2 कार्बन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस के दौरान जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट है, इस पायरुवेट में से हाइड्रोजन निकाली जाएगी ताकि आप एक NADH बना सकें, और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, यानी कि आप क्या कर सकें, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल सकें। साथ में एक कोएंजाइम यूज होता है, खैर ये भी एक NAD पॉजिटिव भी एक कोएंजाइम की तरह ही काम कर रहा था, जो कि H लूट के ले गया। और साथ में कोएंजाइम A भी आता है जो कि 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो मेरे पास कार्बन 2 विद कोएंजाइम A, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट रहे। देखिए, एक तो आया कोएंजाइम कौन, NAD पॉजिटिव, साथ में आपका 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट था। इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, NAD पॉजिटिव इसमें से H निकाल के ले गया और NADH बन गया। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हुई, और जो 2 कार्बन बचे वो कोएंजाइम नाम के कोएंजाइम के साथ अटैच होके 2 कार्बन कंटेनिंग कोएंजाइम A बना गए। दिस इज नोन एज असीटाइल कोएंजाइम A। और इस रिएक्शन के दौरान जो मेन एंजाइम होता है वो होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, तभी तो हाइड्रोजन निकलेगी और NADH बनेगा। हाइड्रोजिनेज
आई होप दिस थिंग इज फाइन टू यू। तो ये रिएक्शन को हम कंप्लीट लिख लेते हैं। मेरे पास है पायरुवेट के मॉलिक्यूल कितने, 2। तो 2 के लिए मैं 2 NAD पॉजिटिव नाम के कोएंजाइम बुलाऊंगा, मैं साथ में 2 ही कोएंजाइम A भी बुलाऊंगा, और मैं एंजाइम लगा दूंगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीजें हो जाएंगी। आपके पास असीटाइल, 2 कार्बन कंटेनिंग है ये, असीटाइल को एंजाइम ए बनेगा पहली चीज। साथ में आपके पास बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, ये इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ में मिल जाएंगे आपके पास 2 NADH, ये बन जाएंगे। ओके, और साथ में निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। And this complete reaction is your gateway step. Okay, a carrier protein इस acetyl coenzyme को पकड़ेगा और उसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ले जाएगा, और इस गेटवे और लिंक रिएक्शन में असीटाइल कोएंजाइम ए एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। क्योंकि अब जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहुंच गए हैं, वहां पे चलने वाला है एक नया साइकिल, नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल जिसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं। ऐसे नाम इसे क्यों दिए गए? सबसे पहली बात, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हांस क्रेब, ये साइंटिस्ट का नाम था, इसी वजह से इसे क्रेब साइकिल कहा गया। ओके, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज citric acid cycle, citric acid cycle, क्योंकि जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड, और उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसी वजह से उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, यानी TCA साइकिल भी कहते हैं। ओके, इट इज अ स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज oxaloacetic acid, oxaloacetic acid। ये एक्सेप्ट करेगा किसे? 2 कार्बन कंपाउंड को, यानी इसमें कितने कार्बन होंगे? कंटेन्स 4 कार्बन्स। इसमें खुद के पास 4 कार्बन है, ये उठाएगा किसे? असीटाइल कोएंजाइम को, जिसमें कि 2 कार्बन है। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, जब मैंने ग्लूकोज को बर्न किया था, मेरे पास 2 पायरुवेट बने थे, पायरुवेट प्लस पायरुवेट, और दोनों के पास 3-3 कार्बन थे। इन दोनों को मैंने 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कराया, जिसे मैं क्या कहता हूं? जिसे मैंने नाम दिया है असीटाइल कोएंजाइम ए। अब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर घुसेंगे और चलाएंगे क्या? क्रेब साइकिल। तो जब ये साइकिल चलना होगा, उस दौरान एक्सेप्टेंस के लिए आता कौन है? उस दौरान एक्सेप्टेंस के लिए आता है 4 कार्बन कंपाउंड, द नेम इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड। ओके, तो इस प्रोसेस में मेन होता क्या है? इस प्रोसेस के दौरान कंटेन्स 2 डीकार्बोक्सिलेशन। मुझे कैसे पता 2 कार्बोक्सिलेशन होंगी, या मैं कैसे याद रखूं एमसीक्यूज के लिए कि 2 कार्बोक्सिलेशन होंगी? सिंपल सी बात, 2 कार्बन आ रहे हैं तो
2 कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकाले जाएंगे। तो क्या क्रेब्स साइकिल का लॉजिक कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था? नहीं, क्रेब्स साइकिल इसलिए चला था ताकि साथ में कुछ एडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाए। एडिशनल एनर्जी यानी कि एटीपी तो बनना ही बनना है, साथ में एनएडीएच, एफएडीएच ऐसी कुछ एनर्जी फॉर्म्स बन जाए और उन एनर्जी फॉर्म्स का आप यूटिलाइजेशन कर सके टू मेक एटीपी फर्दर मोर। तो जरा रिएक्शन में चलते हैं। यहां पे मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या करता हूं, मैं कंप्लीट साइकिल ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, द नेम इज असीटाइल कोएंजाइम ए। ये कुछ ऐसा होता है दिखने में। इट इज 2 कार्बन कंटेनिंग असीटाइल कोएंजाइम ए। तो इसे फिक्स करना है। मैंने एक्सेप्टर का नाम बताया था। इसे एक्सेप्ट करने के लिए कौन आता है? इसे एक्सेप्ट करने के लिए आता है 4 कार्बन कंपाउंड एंड द नेम इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड। 4 कार्बन। तो 4 कार्बन एंड 2 कार्बन कंपाउंड आपस में मिलते हैं। तो इस प्रोसेस में मुझे कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। द नेम ऑफ द एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इट विल फॉर्म सिट्रिक एसिड, जिसमें कि कितने कार्बन्स हैं? जिसमें कि हैं टोटल 4, 5 और 6 कार्बन्स हैं। इस सिट्रिक एसिड के ऊपर काम करता है, इसे सिट्रेट कह लीजिए चाहे सिट्रिक एसिड कह लीजिए, इसके ऊपर काम करता है एक एंजाइम, नाम है अकोनिटेज। अकोनिटेज क्या करता है? इसमें शफलिंग कर देता है। शफलिंग किसकी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वहीं पड़े रहते हैं, OH की पोजीशन में हल्का फुल्का चेंज आ जाता है। अगर मैं सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये दिखने में कैसा है, आपको ये जजमेंट होना जरूरी है। It contains COO negative, that is your first carboxylic group, and we have CH2 and we have C double bond O। तो ये COO ये हो गया मेरा सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे फिर से CH2 एंड फाइनली वी हैव COO नेगेटिव। जरा काम करते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 carboxylic acid number 1, carboxylic acid number 2 and carboxylic acid number 3. That's why it is known as tricarboxylic acid. तो जब सिट्रिक एसिड पे एंजाइम काम करेगा, कौन सा? अकोनिटेज, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ये उठ के यहां पे आ जाएगा 5th नंबर के कार्बन पे। तो उसका नाम होगा कंपाउंड का आइसोसिट्रिक एसिड। इसमें भी 4, 5 और 6 कार्बन से। अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट इसकी होगी डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजनेज आता है और यहां पे एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ऐसे। और बनता क्या है? और बनता है अल्फा कीटो, एक अलग ही नाम है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोजन निकली है तो होगा क्या? NAD पॉजिटिव आएगा और H ले जाएगा। मीनवाइल मैंने बताया था इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे 2 काम हो गए, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन हुई और एक डिहाइड्रोजनेशन हुई, और मेरे पास 5 कार्बन कैरी करने वाला। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो मेरे पास कार्बन बचे 5। कंपाउंड का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब नेक्स्ट काम क्या है? मेरे पास एक और एंजाइम आएगा,
यहाँ पे थोड़ा फोकस चेंज करना पड़ेगा। एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। फिर से डिहाइड्रोजिनेज आ गया, और ये दूसरे बार जो डिहाइड्रोजिनेज आया है यह क्या करके जाएगा, फिर से हाइड्रोजन निकालेगा, तो NAD पॉजिटिव आके उस हाइड्रोजन को ले जाएगा NADH बना के, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, CO2, डीकार्बोक्सिलेशन भी साथ में हो गई। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन दोनों साथ में हुए हैं। और इस प्रोसेस में एक और खास चीज क्या हो रही है, यहाँ पे कोएंजाइम A भी एंट्री लेता है। वो कोएंजाइम A जो यहाँ पे निकाल दिया गया था, कोएंजाइम A ये यहीं से उठ के भाग के फिर से यहां पे आ जाता है। ओके, और यह अटैचमेंट लेता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि 5 कार्बन कैरी कर रहा था, उसका 1 कार्बन और निकल गया, तो इसमें बचे 4 कार्बन, 3 4, और इसके साथ आके जुड़ जाता है कोएंजाइम A जो ऊपर से आया था यहां से। ठीक, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये वो खास कंपाउंड है जो कि अब कैरी कर रहा है 4 कार्बन और साथ में है कोएंजाइम A। इट इज नोन एज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब आगे देखते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के ऊपर आके काम करता है कौन? सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज यहां पे आके क्या करेगा, खास मॉलिक्यूल को बुलाएगा, द नेम इज GDP, और GDP और साथ में एक फॉस्फेट को बुलाएगा और इनको जोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी देगा। वो बॉन्ड एनर्जी कहां से आएगी, इसमें से कोएंजाइम A को तोड़ देगा। ये अगर कोएंजाइम A इसमें से टूटा तो इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो GTP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जुड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इससे बन जाएगा GTP, और इन टर्न GTP खुद टूट के फिर से यही बनाता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, उस एनर्जी से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं और ATP बनता है। तो काम का यही है, एक GTP में कैपेबिलिटी है कि वो एक ATP बनवा दे। अब इस प्रोसेस के दौरान खास क्या हो गया, इस प्रोसेस के दौरान कोएंजाइम A टूट के निकल गया, तो मेरे पास 4 कार्बन कंपाउंड बचा जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड। इसमें 4 कार्बन से बिल्कुल ऐसे, और यहां पे देखिए मेरा जो एक्सेप्टर आया था उसमें भी 4 कार्बन है, तो मुझे माइनर से चेंज करने पड़ेंगे अब जितने भी मैं चेंज करूंगा। नेक्स्ट, सक्सिनिक एसिड तैयार हो गया। सक्सिनिक एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी जा रही है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी COO COO, तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अभी तक। तो इस पे आके एक्ट करता है कौन, इस पे आके एक्ट करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। लीजिए फिर से हाइड्रोजन निकालने हैं, तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी दैट विल बी नोन एज फ्यूमारेट। मिस फ्यूमारेट, कार्बन अभी भी 4 ही है, फ्यूमारेट, और इस दौरान जो 2 H निकले हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगा FAD पॉजिटिव, और इसका बन जाएगा FADH2, एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट है ये डायरेक्टली ETS से कनेक्टेड स्टेप है। ये जो FADH बना ये साथ के साथ ETS में पार्टिसिपेट करने निकल जाएगा। चलिए, मेरे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, नाम है फ्यूमारेट, जिसमें से
इस स्ट्रक्चर में से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, फ्यूमारेट बन गया। इस फ्यूमारेट पे काम करेगा एंजाइम, द नेम इज फ्यूमरेज, फ्यूमरेज, और बन जाएगा मेरे पास मेलेट। ओके, मेलेट पे काम कौन करेगा? मेलेट पे काम करेगा मेलेट डिहाइड्रोजनेज। लीजिए फिर से, मेलेट डिहाइड्रोजनेज। मेलेट में भी 4 कार्बन थे, कुछ ऐसे चल रहा था। तो इस पे जब मेलेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा तो इसके हाइड्रोजन्स निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे तो उन्हें उठाएगा कौन? NAD पॉजिटिव फिर से, और क्या बन जाएगा? NADH, और दोबारा से मेरा रीजनरेट हो जाएगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो इस प्रोसेस का अगर पूरा ओवरव्यू देखा जाए, कितनी काम की चीजें बनी। देखिए, इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहां पे इसे सर्कल कर देता हूं डिफरेंट पेन से। CO2 इंपॉर्टेंट है। एक CO2 यहां से निकला। अगर मैं एनर्जी करेंसीज की बात करूं कि कहां कहां एनर्जी करेंसी निकल रही है, एक NADH ये रहा, एक NADH ये रहा, और एक NADH ये रहा, एक FADH ये रहा, और एक ATP ये रहा। ये तो तब है जब मेरे पास एक क्रेब्स साइकिल चला था। लेकिन आप जानते हैं कि क्रेब, एक ग्लूकोज 2 क्रेब चलाता है, क्योंकि उसने 2 पायरुवेट बनाए थे। 2 पायरुवेट ने 2 असीटाइल कोएंजाइम बनाए थे, जिनकी हेल्प से 2 क्रेब साइकिल चले थे। तो जो भी आपकी एनर्जी करेंसी होगी, आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक क्रेब साइकिल में मेरे पास 3NADH, एक FADH2 और एक ATP बनता है। लेकिन एक ग्लूकोज की अगर बात की जाए, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने, और 2 पायरुवेट से 2 असीटाइल कोएंजाइम बने, और 2 असीटाइल कोएंजाइम से एक क्रैब यहां चला और एक क्रैब यहां चला माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में, और एक क्रैब का प्रोडक्ट होता है ये। तो ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट, जो क्रैब का ओवरऑल प्रोडक्ट था, वो क्या था? प्रोडक्ट that is 6 molecules of NADH, 2 molecules of FADH2 and 2 ATP. This is the final balance sheet. Meanwhile गेटवे स्टेप ने भी तो बनाए थे। कितने? हर पायरुवेट एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाने में एक NADH बना रहा है, तो इस प्रोसेस में 2 NADH और बनेंगे। तो क्रैब का प्रोडक्ट है 2 NADH, 2 FADH, 2 ATP। गेटवे की बात की जाए, गेटवे में बनते हैं 2 NADH। और अगर बात करें सबसे पहला जो हमने किया था, दैट वाज ग्लाइकोलाइसिस, उसमें 2 ATP और 2 NADH बन रहे हैं। तो इतनी सारी एनर्जी मेरे पास अभी तक बन चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चलेंगे कहां पे? हम चलेंगे नई साइड पे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जहां पे हम ETS को देखेंगे कि ETS काम कैसे करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। सिग्निफिकेंस देखा जाए अगर क्रेब साइकिल का, तो क्रेब साइकिल इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अमाइनो एसिड। कुछ भी आप इनमें से रेस्पायर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमाइनो एसिड में, तो क्रेब जरूर चलेगा। ओके, इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्रेब साइकिल से रिलेटेड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक? क्योंकि आप ऊपर देखिए, इस स्टेप में एनाबॉलिज्म चल रहा है। 4 और 2 मिलकर 6 बना रहे हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। 2 छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन आगे आप देखें तो एक एक कार्बन कम होता जा रहा है, यानी कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो एज अ होल क्रेब साइकिल इज एन
एम्फीबॉलिक प्रोसेस, इसलिए इसे एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। आई होप दिस होल थिंग इज फाइन टू यू। आपको इतनी चीजें जरूर समझ में आई होंगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम ईटीएस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।